गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपने 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज अपन 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पादपों में खनिज पोषण। क्योंकि पादपों के अंदर जो खनिज पोषण है, ठीक है, कौन कौन से खनिज उपयोग में आते हैं, कौन से पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक है, कौन से तत्व ऐसे हैं जिनकी मात्रा अधिक चाहिए, कौन से तत्व ऐसे हैं जिनकी मात्रा कम चाहिए, उन सब की अपन बात करने वाले इस चैप्टर के अंदर कि भाई क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से आपके पादप और खनिज का अवशोषण करते हैं। देखिए इसकी बात करें, देखो सबसे पहले क्या है कि भाई सभी जो जीव वृद्धि करते हैं और जीवन चक्र को पूरा करते हैं, पूरा करने के लिए उनको क्या होता है कि बाहर से पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है और वे पदार्थ जीव का क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। तो पहली बात किसकी परिभाषा आई, पोषण की। वैसे एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती ऐसी परिभाषाएं, चांसेस कम ही है, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं कि भाई जीव की वृद्धि व जीवन चक्र, जीव की वृद्धि व जीवन चक्र पूरा करने के लिए, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, ठीक है, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं, जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं वह पदार्थ क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। वे पदार्थ उस जीव का पोषण कहलाते हैं, उस जीव का पोषण कहलाते हैं। मतलब कोई भी जीव जो है वो वृद्धि करता है, ठीक है, उसमें जो उसकी वृद्धि, जो आपके मानसिक वृद्धि हो, शारीरिक वृद्धि हो, किसी भी प्रकार की वृद्धि हो, जो वृद्धि करता है और वृद्धि करता है, साथ में अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, और पूरा करने के लिए अपन जो पदार्थ बाहर से ग्रहण करते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। अब पोषण को दो भागों में विभाजित कर रखा है, एक तो है परपोषित, एक होता है स्वपोषित। परपोषित का मतलब आप जानते ही हैं कि जो जीव कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहता है कि वे कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों के लिए किस पर निर्भर रहता हो, कि वे कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों के लिए किस पर निर्भर रहता हो, आपके बाहरी स्रोतों पर, बाहरी स्रोतों पर। उसे क्या बोलते हैं, परपोषित कहा जाता है। और दूसरा है स्वपोषित, कि स्वपोषित मतलब होता है वह जीव जो अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है, कि वे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है, खुद करता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अपन स्वपोषित कहा जाता है। और बाहरी स्रोतों से केवल अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, कि बाहर वाले स्रोतों से क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो अपन जानते हैं स्वपोषित जितने भी पादप है स्वपोषित हैं, और परपोषित के अंदर मनुष्य है, जितने भी जीव है पादप को छोड़कर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले छोड़कर जितने भी जीव हैं वो सभी क्या है, परपोषित हैं, ठीक है। तो इस सिंपल सी बात आपको पता ही थी कि परपोषित स्वपोषित क्या होता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे कि सभी क्लोरोफिल रहित पौधे जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, जंतु है, परपोषित होते हैं। कि जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वे सभी क्या होते हैं आपके, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो जंतु है, सभी क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, जितने भी जंतु हैं, और सभी हरे क्लोरोफिल युक्त पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कि जितने भी आपके क्लोरोफिल पौधे हैं और जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, आपको पता होगा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये सभी क्या होते हैं, स्वपोषित होते हैं। तो परपोषित में क्या, कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और जंतु, ये किसके उदाहरण है, ये आपके परपोषित के उदाहरण है। और स्वपोषित की बात करें तो क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल को शॉर्ट लिख रहा हूँ, क्लोरोफिल युक्त पौधे
तथा कुछ जो आपके बैक्टीरिया हैं, कौन से, प्रकाश संश्लेषी के कुछ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं जी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के हैं, बैक्टीरिया के, ये सभी क्या होता है आपके स्वपोषित के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल किसी को नहीं पता हो तो भी आप ध्यान रखना, मैं जीरो से स्टार्ट, हर चैप्टर में जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मैं पूरी चीज़ें या जितनी भी चीज़ें आपको बताता चलता हूँ ताकि आगे कोई वर्ड आए आपको तकलीफ नहीं आए। अब ये देख लीजिए 7 चैप्टर पूरे हो गए अपने। 7 चैप्टर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने आपके डिस्कशन नहीं की है। मुझे जहाँ लगता है कि भाई आपको ये यहाँ तकलीफ आ सकती है मैं पहले बता देता हूँ। तो मुझे पता था कि प्रपोषित स्वपोषित आपको आता है, पोषण क्या आपको पता है, फिर भी मैंने आपको पूरा लिखा है आपके लिए। आगे देखिए बात करते हैं इसके कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों की जो पूर्ति है वो प्रकाश संश्लेषण से तथा अकार्बनिक पदार्थों की जो पूर्ति है वो आपके मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों से करते हैं। भाई आपको पता है कि वो पौधा है वो आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसकी निर्माण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। और जो अकार्बनिक पदार्थ है उनको कहाँ से ग्रहण करता है, अकार्बनिक पदार्थों कौन आते हैं कि भाई खनिज है जितने भी इनको कहाँ से प्राप्त करता है, अकार्बनिक पदार्थों को पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं कि भाई अकार्बनिक जो पदार्थ हैं इनको पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। कौन आते हैं कार्बनिक पदार्थों में, खनिज आते हैं। ठीक है, जो पौधे के विकास के लिए जरूरी है। तो हरे पौधे के पोषण का मुख्य क्या पोषण है, खनिज पोषण है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हरे पातों के विकास के लिए खनिज पोषण की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता होती है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया है, क्या आया है, वो एग्जाम के हिसाब से 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, उसकी बात करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर का कि भाई सर्वप्रथम पौधों में जो खनिज पदार्थों की निर्भरता है इसको प्रमाण के द्वारा समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो ये सबसे पहले समझाने वाले प्रमाण के साथ 1804 में, कि 1804 के अंदर सबसे पहले आपके वैज्ञानिक हुए थे, ठीक है, जिनका नाम था आपके डी सोसर। इन्होंने सर्वप्रथम आपके पौधों की खनिजों पर निर्भरता का प्रमाण दिया था। तो सोसर ने क्या वैज्ञानिक 1804 में सोसर, कौन, सोसर ने क्या बताया था कि पौधों की खनिजों पर निर्भरता का सर्वप्रथम प्रमाण दिया कि पौधों के लिए खनिज कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों की खनिज पर निर्भरता का प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था, 1804 में सोसर ने दिया था। और इसके बाद 1860 में वो आपके वॉन सेक्स थे, इन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया था। कब, 1860 के अंदर वॉन सेक्स, ठीक है, इन्होंने भी क्या कहा था, इसी को कहा था कि पौधे के लिए खनिज की निर्भरता है या खनिजों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है उनके विकास के लिए। अब अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हेडिंग आती है। तो था जनरल इंट्रोडक्शन था। तो इसमें अभी जो पढ़ा उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम जो पौधे के लिए खनिज आवश्यक है इसके बारे में समझाने वाला, प्रमाण के साथ बताने वाला कौन था, सोसर था। उसके बाद किसने बताया, 1860 में वॉन सेक्स ने बताया। अब बात करते हैं कि पौधे की खनिज पोषकों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन की विधियाँ। भी अपन इस में पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जो आपके पादपों के लिए क्या है, खनिज पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन की विधियाँ। अपन हेडिंग अपनी पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन की विधियाँ। पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन की विधियाँ। कि भाई अपन ये पढ़ रहे हैं कि पौधे जो होते हैं उनमें खनिज पोषण की आवश्यकता है, इसकी अपन अध्ययन कैसे किया, कौन कौन सी विधियों द्वारा अध्ययन करते हैं, उसमें अपन प्रमुख विधियों की बात करेंगे। और इसमें अपन प्रमुख विधियाँ जो पढ़ेंगे, ठीक है, 3 विधियाँ पढ़ेंगे जिसके द्वारा ये हो जाएगा कि भाई खनिज तत्वों की जानने के लिए वैज्ञानिकों ने ये विधियाँ अपनाई थी कि भाई पौधों में खनिज की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, ठीक है, उनको जानने के लिए ये आपकी विधियाँ अपनाई और एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो पौधे की खनिज पोषकों की आवश्यकता कि भाई पौधे को खनिज पोषक की आवश्यकता है कि नहीं है, इसको जानने की विधि अपने की। उसमें पहली विधि है आपके पादप भस्म का विश्लेषण। पादप
भस्म का विश्लेषण। अपन कौन सी विधियाँ पढ़ रहे हैं कि भाई पौधे को खनिज पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई पादप के विकास के लिए खनिज जरूरी है कि नहीं है, इसके लिए ये विधियाँ हैं कि भाई अपन को पता चल जाएगा विधियों के द्वारा कि पौधे के विकास के लिए खनिज आवश्यक होता है। तो पादप भस्म विधि क्या है, देखिए इसकी बात करते हैं, एग्जाम में भी आ सकती है कि एनालिसिस ऑफ प्लांट एस। इस विधि में क्या करते हैं कि ताज़े पौधे को ओवन में 1 या 2 दिन तक, कि जो ताज़ा पौधा होता है, ताज़ा पौधा, इसको क्या किया जाता है आपके 1 या 2 दिन कहाँ रखा जाता है, आपके ओवन में रखा जाता है। ओवन आप जानते हैं, ठीक है, ओवन में रखा जाता है। और ओवन का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और इस तापमान में इस पौधे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। किस टेम्परेचर पे, 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। जिससे क्या होता है, एक पौधे में उपस्थित जितना भी जल है वो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पौधे में जो जल है वो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, पूरा पूरा वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। ठीक है, और बचे हुए भाग को तोड़कर पादप का शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है। फिर पादप को जो भाग बचता है उसका वेट कर लिया जाता है। और वेट क्या कहलाता है, वो वेट शुष्क भार, कि इसमें शुष्क भार, इसका सूखा भार है, शुष्क भार ज्ञात हो जाता है। क्या किया, सबसे पहले एक ताज़ा पौधा लिया, उसको 1 से 2 दिन तक ओवन में रखा, कितने टेम्परेचर पे, 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर रखा, गर्म किया। उसके बाद से जल क्या होता है, गर्म करने से जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है। और इससे पौधे का क्या होता है, शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है, तो माप कर लिया जाता है, तोल लिया जाता है। और इस शुष्क भार के देखिए आगे बात करते हैं, तो इस शुष्क भार में क्या होता है, कि इस शुष्क भार के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें बचती, देखिए कि इस शुष्क भार जो होता है इसमें मुख्य घटक क्या होते हैं, तो शुष्क भार के घटक। तो इस शुष्क भार जो बचा पादप, इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो इसमें आपके कोशिका भित्ति, बहुसेकेराइड कोशिका भित्ति, बहुसेकेराइड, लिग्निन, जीवद्रव्य घटक, लिग्निन आपके जीवद्रव्य घटक, और आपके कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ में कार्बनिक अम्ल होते हैं। ये पौधे के शुष्क भार में ये पदार्थ पाए जाते हैं। अब पौधे में शुष्क पदार्थों में अकार्बनिक पदार्थों को क्या किया जाता है, ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि शेष जो नमूना बचा है इसको क्या कर देते हैं, भट्टी में लगभग, कि भाई अपन को ये कार्बनिक अपन को क्या ज्ञात करना है कि भाई अकार्बनिक पदार्थ कौन से बचते हैं, अकार्बनिक मतलब खनिज पोषक पदार्थ कौन से बचते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए कि भाई कार्बनिक पदार्थ का पता लगाने के लिए जो बचा हुआ नमूना है कौन सा, पौधे का शुष्क भाग जो है, शुष्क नमूना जो बचा, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, आपको एक भट्टी में डाल दिया जाता है। और भट्टी का टेम्परेचर रखा जाता है, क्या करते हैं, इसको भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी का टेम्परेचर लगभग रखा जाता है, आपके भट्टी का टेम्परेचर हो जाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इस 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या किया जाता है, इसको जलाया जाता है, किसको, पौधे को, और जला दिया जाता है। फिर इसमें उपस्थित जो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है वो विच्छेदित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, कि इसको घर जलाने पर क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किन के अंदर टूट जाते हैं, कि टूट जाता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं, अमोनिया में टूट जाते हैं, और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया में, और आपके ऑक्सीजन के अंदर ये बदल जाते हैं। कौन, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो बदल जाते हैं इसके अंदर, गैस के रूप में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जलाने पर बाहर निकल जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में जो पदार्थ बचता है उसे क्या कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं। कि जो बचा हुआ पदार्थ है जलने उसे क्या कहेंगे, बचा हुआ पदार्थ जो क्या कहलाएगा, बचा पदार्थ क्या कहलाएगा, पादप भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है, पादप भस्म कहलाता है, ठीक है। और ये जो पादप भस्म होता है इसमें मुख्य रूप से पौधे के बचे हुए अवाष्पशील खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिनको जो वाष्प के रूप में नहीं उड़ पाए थे। और पादप भस्म के विश्लेषण से पौधे में विभिन्न तत्वों की केवल उपस्थिति देखी जाती है, और ये विधि तत्वों की उपयोगिता या अनिवार्यता का निर्धारण नहीं करती है। ये बस ये विधि ये बताती है
इसमें पता नहीं चलता भी कौन से पौधे के लिए तत्व उपयोगी है, अनिवार्य है, ये नहीं होगा पौधा नुकसान नहीं। ये तो ये बताता है कि पौधे में तत्व पाए जाते हैं, उसकी उपस्थिति को बताता है। क्या प्रोसेस है पूरा सुन लीजिए आप वापस। पादप वस्त्र विश्लेषण क्या है इसकी देखिए कि भाई इसमें क्या किया जाता है। ताज़ा पौधा लिया जाता है, इसको 1 से 2 दिन तक ओवन में 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और पौधे का शुष्क भार बच जाता है और शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है, माप लिया जाता है। अब हमें शुष्क भार जो होता है इसका घटक जो इसमें कौन से पदार्थ पाए इसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें कोशिका भित्ति भी होती है, वो सेक्रेट भी होती है, लिग्निन भी पाया जाता है, जीवद्रव्य घटक और कार्बनिक अम्ल भी प्रेजेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या जाता है कि जो आपके शुष्क नमूना बचा हुआ है इसमें अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस अकार्बनिक पदार्थ को भट्टी के अंदर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाल देते हैं, जलाया जाता है। ठीक है, और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में जलाया जाता है तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के रूप में जो कार्बनिक पदार्थ है बाहर निकल जाते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो बच जाते हैं, वो पादप भस्म कहलाती है। क्या कहलाती है? पादप भस्म कहलाती है कि जो अकार्बनिक पदार्थ है वो बच जाते हैं, वो पादप भस्म के रूप में। और जो अवाष्पशील जो कार्बनिक पदार्थ है जो वाष्प के रूप नहीं बदल सकते वो बच जाते हैं। तो इससे अपन को ये पता लग जाता है कि कौन से पदार्थ जो है आपके पोषक पदार्थ पादप के लिए पादप में जो पाए जाते हैं। तो इससे अपन को पोषक पदार्थों के बारे में पता चल जाता है भाई ये पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जा सकता इस विधि के द्वारा कि भाई ये जो पोषक पदार्थ है ये पौधे के लिए अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं, ये सिद्धांत नहीं बताता। ये आपके विधि है, इसके द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि भी पौधे के अंदर जो आपके कार्बनिक वाष्पशील अवाष्पशील जो भाग है उसके अंदर पोषक पदार्थ खनिज पोषक उपस्थित होते हैं, उसकी चीज़ उपस्थिति को ये बताता है। दूसरी विधि है बालू संवर्धन प्रयोग, इसकी बात करते देखिए। अब आप सिंपल सी विधियाँ एक बार पढ़ेंगे आप तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको समझ नहीं आता 1 से 2 बार इसको वीडियो को वापस रिपीट देख लीजिए आप। दूसरी विधि है आपके बालू संवर्धन प्रयोग कि भाई बालू संवर्धन प्रयोग है, इसकी बात करते हैं। कि भाई बालू संवर्धन प्रयोग क्या है इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि भाई क्या किस प्रकार से उपयोगी है इसकी बात करते हैं। कि बालू संवर्धन प्रयोग की बात करते हैं कि वे किस प्रकार से उपयोगी है किस प्रकार से नहीं है। देखिए इस विधि में क्या किया जाता है कि विभिन्न तत्वों की पौधों के लिए उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए पौधे को क्या किया जाता है कि पौधे ये विधियाँ तीनों विधियाँ जो अपन पढ़े हैं इसका क्या मतलब है कि पादप में पोषक तत्व कौन से पाए जाते हैं उसका पता लगाने के लिए। तो इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले पौधे को क्या करते हैं बालू रेत में उगाया जाता है। किसमें? कि पौधे को कहाँ उगाया जाता है? बालू रेत में उगाया जाता है। बालू रेत में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। बालू या रेत कहने की बात है तो बालू रेत में उगा दिया जाता है इसको। फिर क्या करते हैं, सर्वप्रथम रेत को क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोकर निर्जमीकृत करते हैं। कि क्या किया जाता है कि जो बालू है या रेत को इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्या कर दिया जाता है। ठीक है, कि वो HCl से क्या किया जाता है, इसको आप धोया जाता है। ठीक है, धोया जाता है। क्यों धोया जाता है? ताकि निर्जमीकृत हो जाए। निर्जमीकृत मतलब कोई भी जीवाणु कीटाणु विषाणु निर्जमीकृत करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का संक्रमक कारक उपस्थित नहीं हो। उसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर देखा जाता है कि भाई निर्जमित जो बालू में कोई खनिज नहीं होते हैं। तो जो बालू ली जाती है इसमें धोने के बाद देखा जाता है तो इस बालू के अंदर या रेत के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रकार का आपके खनिज उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें खनिज नहीं होता है, खनिज नहीं होता है। क्यों जरूरी है कि वे अपन पता लगा रहे हैं पौधे के अंदर विकास के लिए कौन से पोषक पदार्थ जरूरी है, कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो अपन बालू को पहले निर्जमीकृत कर दिया, कोई भी खनिज उपस्थित नहीं है। इसमें पहले से उपस्थित होंगे तो ये विधि की सार्थकता का पता नहीं लगेगा। तो बालू रेत में किसी भी प्रकार का खनिज नहीं होता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इस बालू को पानी से धोकर सुखाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, बालू को पानी से धोकर सुखाया जाता है। धोकर सुखा दिया। उसके बाद देखिए फिर इसमें क्या करते हैं कि प्रयोग अनुसार कई पौधे उगाए जाते हैं। कि इस बालू में जो निर्जमीकृत किया धोकर सुखा, इसमें क्या करते हैं बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं।
इन पौधों में से कुछ पौधे ही नियंत्रण पौधे होते हैं जिनको सभी पोषक तत्व पानी में घोलकर दिए जाते हैं। ये कुछ पौधे होते हैं, उन्हीं को कुछ पौधों को ही जिन्हें क्या कहते हैं, नियंत्रणकारी, क्या कहा जाता है इन पौधों को, आपके नियंत्रण पौधे या नियंत्रित पौधे कहा जाते हैं। ठीक है, कुछ पौधों को ही जिन्हें नियंत्रित पौधे कहा जाता है, जिनको सभी पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, पानी में घोल कर दिए जाते हैं। तो पोषक पदार्थ किसमें दिए जाते हैं इनको, पोषक पदार्थ पानी में घोल कर दिए जाते हैं। ठीक है, कि वे पानी में घोलकर इनको पोषक पदार्थ दिए जाते हैं। और बाकी बचे पौधे को क्या कर दिया जाता है, प्रत्येक पात्रों में एक व एक से अधिक खनिज तत्वों की न्यूनतम उगाया जाता है। बाकी जो पौधे उनको क्या करते हैं, प्रत्येक उगाया जाता है। ठीक है, कि प्रत्येक उगाया जाता है पात्रों में, प्रत्येक पात्रों में उगाया जाता है। फिर इनको क्या किया जाता है, खनिज तत्वों की न्यूनता में उगाया जाता है। किसकी, खनिज तत्वों की न्यूनता में। ठीक है, तो खनिज तत्वों की न्यूनता में इनको उगा दिया जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं, अपूर्ण पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपूर्ण पौधे। ठीक है, अपूर्ण पौधे क्यों कहा जाता है कि इनको पौधों को क्या होता है, अलग अलग पात्रों में उगाया जाता है। और आपके क्या किया जाता है, एक से अधिक खनिज तत्वों की जो न्यूनता है कि वे किसी में किसी तत्व की कमी रख दी, किसी में और किसी तत्व की कमी रख दी, तो उनकी न्यूनता में इनको उगाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण पौधे कहते हैं। और विभिन्न पोषण में गोल में पौधों की वृद्धि तथा न्यूनता के लक्षणों का अवलोकन कर तत्वों की उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। कि वे जहाँ पे अपन किसी पौधे में जैसे कोई पोषक तत्व डाला तो उस पोषक तत्व का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, मान लीजिए किसी पौधे में उस तत्व की कमी रखी तो उस तत्व की कमी से उस पौधे पे क्या प्रभाव पड़ा। मतलब अलग अलग पौधों में से क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, बहुत सारी घटनाएं आती है। इसलिए बालू के स्थान पर क्या किया जाता है, अन्य माध्यम जैसे कि भाई आप बालू के स्थान पर क्या क्या ले सकते हैं, बालू के स्थान पर माध्यम के रूप में क्या क्या ले सकते हैं। तो बालू के स्थान पर अपन ले सकते हैं क्वार्ट्ज ले सकते हैं, प्लास्टिक चिप्स ले सकते हैं कि भाई क्वार्ट्ज और सिलिकॉन से बनता है क्वार्ट्ज, आपके प्लास्टिक, इसके प्लास्टिक चिप्स बोलते हैं, वो ले सकते हैं। इसके अलावा अपन वर्मिकुलेट, कि वर्मिकुलेट जो आपके है या कृत्रिम मृदा का भी उपयोग कर सकते हैं। वर्मिकुलेट या ऐसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम मृदा। तो कृत्रिम मृदा का भी उपयोग किया जा सकता है। तो वर्मिकुलेट क्या है, खनिज पदार्थ है जो आपको पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। वो वर्मिकुलेट जो होते हैं वो हल्के आपके भार वाले होते हैं, रासायनिक अक्रिय होते हैं, बंधीय होते हैं, रासायनिक अक्रिय और बंधीय होते हैं, अधिक जल अवशोषण क्षमता वाले होते हैं और ऊष्मारोधी होते हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। और इस विधि को क्या कहा जाता है, वर्मीकुलोपोनिक्स भी कहा जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, वर्मीकुलोपोनिक्स। इस विधि को और किस नाम से जाता है, वर्मीकुलोपोनिक्स नाम से जाना क्यों जाता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा माध्यम के रूप में बालू की जगह वर्मीकुलेट का प्रयोग किया जाता है। तो वर्मीकुलेट की क्या विशेषता है कि इनका भार कम होता है, हल्के भार के होते हैं, प्राकृतिक अवस्था में आप एक रासायनिक अक्रिय बंधीय होते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थ में नहीं पाया जाता है, अधिक जल अवशोषण क्षमता होती है इनकी, ऊष्मारोधी होते हैं। इसलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा अधिक माध्यम में कौन से किसका उपयोग किया जाता है, वर्मीकुलेट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, वर्मीकुलोपोनिक्स भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी जो मैंने बोला है वापस सुन लीजिए एक बार कि भाई अपन क्या कह रहे हैं कि बालू के स्थान पर क्वार्ट्ज का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक चिप्स का प्रयोग कर सकते हैं, वर्मीकुलेट जिसे कृत्रिम मृदा कहते हैं इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्यों किया जाता है कि वर्मीकुलेट खुद एक क्या है, खनिज पदार्थ है जो प्रकृति में क्या होता है, आपके पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। पहली बात तो ये, और ये बंधीय होते हैं। ठीक है, कि भाई हल्के भार के होते हैं और रासायनिक अक्रिय बंधीय, कि भाई रासायनिक पदार्थों से कोई क्रिया नहीं करते, बंधीय होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से वो क्रिया नहीं करते हैं, अधिक जल अवशोषण क्षमता इनमें पाई जाती है, ऊष्मारोधी होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, वर्मीकुलोपोनिक्स भी कहा जाता है। अभी देखिए मैं आपको वापस बालू संवर्धन प्रयोग विधि क्या है इसको समझा देता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया तो सुन लीजिए कि सबसे पहले इस प्रयोग में अपने क्या किया, पौधे को बालू या रेत में उगाया जाता है। रेत में उगाने से पहले बालू और रेत को क्या किया जाता है, सेल से धोया जाता है ताकि निर्जीवीकृत हो जाए, किसी भी प्रकार का कीटाणु, जीवाणु, विषाणु का संक्रमण नहीं हो। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, इस बालू रेत को आपके, क्योंकि बालू रेत में क्या धोने से खनिज नहीं होता है, बिल्कुल भी खनिज नहीं पाया जाता, फिर बालू रेत को धोकर सुखा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, बालू में कुछ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे होते हैं नियंत्रणकारी पौधे होते हैं, उनको पोषक पदार्थ जो जितने भी पोषक पदार्थ उनको पानी में घोल कर दे दिया जाता है।
और कुछ पौधों को क्या किया जाता है, प्रत्येक पात्रों में अलग अलग रोपाई की जाती है, बोया जाता है। तो कुछ में क्या होता है, कोई खनिज तत्व डाल देते हैं, किसी में किसी खनिज तत्वों की कमी रख देते हैं, तो अलग अलग एक से अधिक खनिज तत्वों की न्यूनता वाले पौधे लगाते हैं। किसी में कार्बन आपके बोरोन डाल दिया, किसी में नाइट्रोजन डाल दिया, किसी में कोई डाल दिया, किसी में कुछ नहीं डाला। तो फिर इसके बाद इसका अवलोकन किया जाता है, पता चलता है भाई इसमें ये अपन बोरोन डाला, ये पौधे की वृद्धि अच्छी हुई, फल जल्दी लगे, फूल जल्दी आए। दूसरे में नहीं डाला तो इसकी कमी की वजह से हुआ। तो इससे क्या, इस विधि के द्वारा अपन ये पता लगा सकते हैं कि भाई खनिज तत्वों की उपयोगिता क्या जरूरी है, किस पोषक तत्वों की कमी होगी तो पौधे में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होंगे, ये भी पता लगाया जा सकता है। और बाद में अपन पढ़ा कि भाई अपन बालू रेत की जगह अलग अलग प्रकार के आपके और भी पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, क्वार्ट्ज का कर सकते हैं, प्लास्टिक चिप्स का कर सकते हैं, वर्मिकुलेट का कर सकते हैं। वर्मिकुलेट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है कि ये आपकी क्या है, एक तो वर्मिकुलेट जो होते हैं हल्के बार वाले होते हैं, रासायनिक एक्रिय होते हैं, बंदी होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, अधिक जलाशय क्षमता वाले होते हैं, उसमें अवरोधी होते हैं, ठीक है। और आज सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को वर्मिकुलोपोनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी हो गई बालू संवर्धन विधि क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। इसकी अपन ने महत्वपूर्ण चर्चा ये हो गई कि भाई इसकी क्या विशेषता है, ठीक है, ये किन पात्रों के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये इसकी पूरी जानकारी होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्मिकुलोपोनिक्स की क्या गुण, आपकी वर्मिकुलेट जो इसकी क्या गुण है, इसकी भी अपने चर्चा कर ली। अब तीसरा जो आपके बचा हुआ है, इसकी बात लास्ट पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। जल संवर्धन प्रयोग क्या होता है, इसकी बात करेंगे कि भाई जल संवर्धन प्रयोग है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी बात करते हैं। देखिए इसको फिनिश करते हैं, फिर बाकी जो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए आप जल संवर्धन प्रयोग, जल संवर्धन प्रयोग कि जल संवर्धन प्रयोग क्या है, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कि भाई इस विधि में बालू मिट्टी आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में पौधे की जड़ को पोषक गोल में रखा जाता है। क्या किया जाता है, इस विधि में पौधे की जड़ को पोषक गोल में रखा जाता है। किया जाता है कि जो पोषक पदार्थ है उसके गोल में रखा जाता है, और गोल में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो पोषक गोल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके गोल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः गोल में जड़ के पास एक नली से ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। भाई गोल डाल दिया तो गोल में क्या होती है, आपके ऑक्सीजन की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, आपके इस गोल में जड़ के पास क्या कर देते हैं, एक नली के डाल देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। वे क्या करते हैं, गोल के पास एक नली डाल देते हैं, जिसके द्वारा क्या की जाती है, नली में आपके ऑक्सीजन का प्रवाहन किया जाता है, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी पूरी होती रहे। और इस विधि को क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। जान रखेंगे अदर नाम, उस विधि में पढ़ा था, उसका नाम क्या था, वर्मिकुलोपोनिक्स। इसका नाम क्या है, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस विधि में सेक्स, नॉप तथा हॉगलैंड द्वारा निर्धारित किए गए पोषण गोल में प्रयोग लिए जाते हैं। कि इस विधि में जो अपन पोषक पदार्थ डाले थे, पोषक पदार्थ गोल में डाले थे जड़ के साथ, तो ये जो गोल में पोषक पदार्थ डाले जाते हैं किसके अकॉर्डिंग डाले जाते हैं, तो इस विधि में जो गोल डाला जाता है उसमें जो पोषक पदार्थ डाले जाते हैं किसके अकॉर्डिंग डाले जाते हैं, तो वैज्ञानिक सेक्स, एक तो वैज्ञानिक सेक्स हुए थे, फिर नॉप और तीसरा वैज्ञानिक था हॉगलैंड। इनके अनुसार क्या होता है, आपके पोषक पदार्थों को गोल में डाला जाता है। तो पोषक पदार्थों का निर्धारण किया जाता है, गोल में डाला जाता है, ठीक है। इस विधि में सेक्स, नॉप, हॉगलैंड, ठीक है, के द्वारा निर्धारित किए गए पोषक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो पोषक पदार्थों का प्रयोग होता है, पोषक पदार्थों का प्रयोग होता है। क्या विधि है कि भाई अपन इसमें कोई भी माध्यम के लिए मिट्टी, बालू कुछ भी नहीं लेंगे। इस विधि में क्या करते हैं, जड़ों को पोषक पदार्थ के गोल में डाल देते हैं, और जड़ के पास जड़ों गोल में क्या होती है, ऑक्सीजन कमी होती है, इसको पूरा करने के लिए गोल के पास एक नली डाल देते हैं, जिससे ऑक्सीजन उसमें प्रवाहित होती रहती है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और इस विधि के अंदर जो गोल में पोषक पदार्थ डाले जाते हैं जड़ के अंदर, किसके अकॉर्डिंग डाले जाते हैं, सेक्स, नॉप, हॉगलैंड के अकॉर्डिंग डाले जाते हैं। बस इतनी सी विधि है, कोई टिपिकल काम नहीं है। बाकी जो भी चर्चा है आगे इस चैप्टर के बारे में वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे, भाई आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से खनिज पोषक पदार्थ है, कितने वर्ध मात्रिक, किसे सूक्ष्म मात्रिक क्या है, ठीक है। इस सब की अपन चर्चा है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही।
थैंक यू।